लोगों के साथ बैलेंस शीट को डिस्कस करूंगी। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और देखेंगे कि बैलेंस शीट को हम लोग किस तरह से बनाते हैं और बैलेंस शीट को किस प्रकार की संस्थान के द्वारा बनाया जाता है। लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले हम आप लोगों को यह बताएंगे कि आज से पहले का जो हम लोगों ने पाठ पढ़ा था उसमें कौन कौन से टॉपिक को हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो देखिए बच्चों, मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि हमारी जो गैर व्यापारिक संस्थान होती है यह क्या होती है, और जो गैर व्यापारिक संस्थान है उसमें किस किस प्रकार के संस्थान को शामिल किया जाता है। ये सारी चीज़ मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। वहीं मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारी संस्था होती है वह दो प्रकार की होती है। एक होती है लाभकारी संस्था, वहीं दूसरी होती है अलाभकारी संस्था। तो लाभकारी संस्था होती है उसका उद्देश्य होता है लाभ कमाना, और जो अलाभकारी संस्था होती है उसका उद्देश्य क्या होता है, समाज सेवा करना। और जो हमारी लाभकारी संस्था होती है, लाभकारी संस्था को ही हम लोग क्या कहते हैं, व्यापारिक संस्था भी कहते हैं। तो यह अपने पास बहुत तरह के स्टेटमेंट और अकाउंट को रखती है। तो जो हमारी लाभकारी संस्था है यह अपने पास किस तरह के अकाउंट को रखती है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट रखती है, ट्रेडिंग अकाउंट रखती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रखती है, बैलेंस शीट रखती है। ये सारे अकाउंट जो व्यापारिक संस्था है या जो लाभकारी संस्था है वह अपने पास रखती है। और वहीं पे जो अलाभकारी संस्था है वह किस प्रकार के अपने पास स्टेटमेंट और अकाउंट को रखती है, तो वह अपने पास रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को रखती है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को रखती है और बैलेंस शीट को रखती है। अब बच्चों आप यहाँ ध्यान देंगे कि जो बैलेंस शीट है यह व्यापारिक संस्थान और गैर व्यापारिक संस्थान दोनों के द्वारा रखे जाते हैं। ठीक है बच्चों, आप इस क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे। यहाँ से आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है कि कौन सा वैसा स्टेटमेंट है जो दोनों प्रकार के संस्थान रखती है, यानी जो लाभकारी संस्था है और जो अलाभकारी संस्था है, दोनों प्रकार के संस्था के द्वारा कौन सा एक स्टेटमेंट रखा जाता है। तो उसका आंसर क्या होगा, बैलेंस शीट होगा। ठीक है बच्चों, उसका आंसर होगा बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट दोनों प्रकार के संस्था रखती है, चाहे उसका उद्देश्य लाभ कमाना हो या उसका उद्देश्य समाज सेवा करना हो। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि जो गैर व्यापारिक संस्था होती है वह अपने पास बहुत तरह के क्या रखती है, रिकॉर्ड को रखती है, जिसमें क्या शामिल है, कैश बुक शामिल है, मेमोरेंडम बुक शामिल है। ये सारे बुक कौन सी संस्था रखती है, गैर व्यापारिक संस्था के द्वारा रखे जाते हैं। अब बच्चों मैंने आप लोगों को बताया था कि जो गैर व्यापारिक संस्था होती है वह अपने पास बहुत तरह के स्टेटमेंट और अकाउंट को रखती है, जिनमें कौन कौन से शामिल है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट शामिल है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर शामिल है, बैलेंस शीट शामिल है। ये सारे जो स्टेटमेंट है और जो अकाउंट है वह गैर व्यापारिक संस्था के द्वारा रखे जाते हैं। अब बच्चों आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस किया था कि जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है यह क्या होता है और इसमें कौन कौन से आइटम को शामिल किया जाता है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है इसमें सभी तरह के पूंजीगत और आयगत प्राप्ति और भुगतान को शामिल किया जाता है, और साथ ही मैंने यह भी बताया था कि इसमें सारे कैश आइटम को ही लिया जाता है, इसमें किसी भी तरह के नॉन कैश आइटम को शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है बच्चों, इसमें जो नॉन कैश आइटम है, जो हमारे नॉन कैश आइटम होते हैं उनको हम लोग इसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या करते हैं, शामिल नहीं करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या बताया था, हम लोगों ने क्या पढ़ा था आगे, हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हमारे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होते हैं वह रोकड़ बही के जैसे ही होते हैं, लेकिन इसमें कुछ अंतर को भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था कि हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को किस तरह से बनाए थे, तो क्वेश्चन भी हम लोगों ने बनाया था। ठीक है, उसके बाद मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि जो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है वह क्या होता है और उसको हम लोग कैसे बनाते हैं। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सभी तरह के जो आयगत एक्सपेंडिचर होते हैं और जो रेवेन्यू नेचर के इनकम होते हैं उसको इसमें शामिल किया जाता है। कहने का मतलब है कि जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है उसमें सभी तरह के रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर और इनकम को हम लोग शामिल करते हैं। और जो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है यह किस तरह का अकाउंट है, यह एक नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद मैंने आप लोगों को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का
विशेषता भी बताया था कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। यह प्राप्ति एवं भुगतान यानी जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है और जो जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होता है उसके आधार पे हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को बनाते हैं। साथ ही मैंने यह भी बताया था कि जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है इसके डेबिट पक्ष में सभी आयगत यानी रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर को हम लोग दिखाते हैं और इसके क्रेडिट पक्ष में यानी इसके इनकम साइड में सभी रेवेन्यू नेचर के जो इनकम होते हैं इसको हम लोग दिखाते हैं। और इसमें मैंने आप लोगों को बताया ही था कि जैसे कैपिटल नेचर के किसी भी आइटम को हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शामिल नहीं करते हैं। और वहीं पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या दिखाता है हमें, यह हमें सरप्लस दिखाता है और डेफिसिट को दिखाता है। यानी हम लोगों को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट यह दिखाता है कि आय का व्यय पर कितना सरप्लस है और व्यय का आय पर कितना कमी है। इस चीज़ की जानकारी हमें कौन सी अकाउंट देती है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट देती है। अब बच्चों हम लोगों ने यह डिस्कस किया था कि जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है उसमें और जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है इसमें क्या अंतर है। ठीक है बच्चों, तो आज हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे कि बैलेंस शीट क्या होता है। ठीक है बच्चों, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, तो आप लोग हमारे चैनल पे जाके देखेंगे कि हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किसे कहते हैं, उसके बनाने के क्या नियम हैं। वहीं पे जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है उसे बनाने के कौन कौन से नियम है, ये सारे मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। तो आज हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे कि बैलेंस शीट क्या होता है और बैलेंस शीट किस प्रकार के संस्था के द्वारा रखे जाते हैं। तो जो बैलेंस शीट है यानी जो हमारा बैलेंस शीट होता है यह सभी प्रकार के संस्थान के द्वारा रखे जाते हैं। यानी जो हमारी व्यापारिक संस्था है या जो गैर व्यापारिक संस्था है दोनों के द्वारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को रखा जाता है। व्यापारिक संस्था वह संस्था होती है जिसका उद्देश्य लाभ कमाना होता है, तो व्यापारिक संस्थान के द्वारा भी बैलेंस शीट को रखा जाता है। और वहीं पे जिसका उद्देश्य यानी वैसी संस्था जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है उनके द्वारा भी बैलेंस शीट को रखा जाता है। तो बैलेंस शीट दोनों प्रकार की संस्था के द्वारा रखा जाता है। और बैलेंस शीट को हम लोग किस तरह से बनाते हैं, तो बैलेंस शीट के जो संपत्ति एक साइड में, जो दाहिने साइड में हम लोग किस चीज़ को दिखाते हैं, एसेट्स को दिखाते हैं। वहीं पे लेफ्ट साइड में यानी हम लोग बाएं साइड में दायित्व को दिखाते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ क्या लिखा है कि संपत्तियों को दाहिने भाग में तथा दायित्वों को बाएं भाग में दिखाया जाता है। प्राप्ति एवं भुगतान खाता की प्राप्तियाँ जो होती है यानी जो उसके डेबिट पक्ष में दिखाई गई पूंजीगत आय होती है, यानी जो कैपिटल नेचर के इनकम होते हैं। जैसे कैपिटल नेचर के इनकम बच्चों कौन कौन हो गए, जैसे कि स्पेशल सब्सक्रिप्शन है, मेंबरशिप फ़ी है, लैक्सी है। लैक्सी बच्चों यहाँ लैक्सी का मतलब होता है कि क्या, लैक्सी का वसीयत। ठीक है बच्चों, तो ये सब हमारे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के जो कैपिटल नेचर के जो इनकम है इस साइड में, रिसिप्ट साइड में इसको दिखाया जाता है। तो इसको हम लोग बैलेंस शीट में दायित्व पक्ष में हम लोग दिखाते हैं। जो हमारे कैपिटल नेचर के इनकम होते हैं इसको हम लोग बैलेंस शीट में दायित्व पक्ष में दिखाएंगे। अब बच्चों यहाँ आप लोग यह ध्यान दीजिएगा कि जैसे अगर दान, जैसे सब्सक्रिप्शन की राशि है, जैसे अगर किसी संस्था को सब्सक्रिप्शन मिलता है तो एक तरह से क्या है, वह सब्सक्रिप्शन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए लायबिलिटी ही तो है। दायित्व को हम लोग क्या इस नाम से जानते हैं, लायबिलिटी। ठीक है बच्चों, तो दान एक तरह से क्या है, लायबिलिटी है। वहीं अगर वसीयत से अगर ऑर्गेनाइजेशन को जो पैसा मिलता है वह क्या है, एक तरह से दायित्व है। तो इसको दायित्व भाग में दिखाएंगे। ठीक है बच्चों, अब यहाँ आगे हम देखेंगे कि अब आगे क्या पढ़ना है हम लोग को। तो इन्हें पूंजी कोष में जोड़ा जाता है, यानी जो हमारे जितने भी हमारे पूंजीगत आय होते हैं इस सबको हम लोग बैलेंस शीट में जो कैपिटल फंड होता है उसमें हम लोग जोड़ते हैं। अब देखिए अब जो प्राप्ति एवं भुगतान खाते में भुगतान या क्रेडिट पक्ष में जितने भी पूंजीगत व्यय होते हैं, जैसे पुस्तक हो गए, पूंजीगत व्यय बच्चों कौन कौन होंगे, जैसे कि फर्नीचर हो गए, इन्वेस्टमेंट हो गए, बिल्डिंग हो गए, ये सारे जितने भी पूंजीगत व्यय हैं इसको हम लोग बैलेंस शीट में किस भाग में दिखाएंगे, एसेट साइड में दिखाएंगे। ठीक है बच्चों, अब आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे कि बैलेंस शीट को हम लोग किस तरह से बनाते हैं।
तो चलिए हम लोग देखेंगे कि बैलेंस शीट में किस तरह से समायोजन किया जाता है। जैसे प्रश्न में अगर कुछ अतिरिक्त सूचनाएं भी दी हुई रहती है, अतः उन सूचनाओं को चिट्ठा यानी जो बैलेंस शीट होता है उसके उचित भाग में दिखाया जाना चाहिए। यानी अगर हमारे क्वेश्चन में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है तो उसके आधार पे हम लोग को उस आइटम को जो बैलेंस शीट में दिखाएंगे उसको उचित भाग में दिखाएंगे। अगर हमारे सामने एडिशनल इन्फॉर्मेशन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिखा हुआ है तो आउटस्टैंडिंग जो सब्सक्रिप्शन है एक तरह से क्या है, हमारे लिए एसेट्स है। अब देखो बच्चों, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या होता है कि जैसे हमारे संस्था के द्वारा सब्सक्रिप्शन की राशि जो है वह बकाया है, यानी हमारे संस्था को यानी हमारे ऑर्गेनाइजेशन को सब्सक्रिप्शन मिलने वाली है, तो यह सब्सक्रिप्शन की राशि क्या होगी, ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक तरह का एसेट्स होगा। उसके बाद आगे हम देखते हैं कि जो हमारा चालू वर्ष यानी करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो यह क्या है, संस्था के लिए एक तरह का दायित्व है। यानी जो चालू वर्ष में जो बकाया यानी अदत्त व्यय यानी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब होता है कि वैसी राशि जो संस्था के ऊपर बकाया है, तो संस्था के लिए क्या है, दायित्व है। तो हम लोग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को किस भाग में दिखाएंगे, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। ठीक है बच्चों, अब यहाँ हम लोग आगे देखेंगे कि चालू वर्ष में अगले वर्ष यानी जो चालू वर्ष में अगले वर्ष के जो प्राप्त जो चंदा होता है उसको हम लोग दायित्व पक्ष में दिखाते हैं, और वहीं पे जो डेप्रिसिएशन की राशि है उसको हम लोग अस्थाई संपत्ति में से घटाते हैं और उसके बाद उस अमाउंट को बैलेंस शीट में दिखाते हैं। अब बच्चों आपको पता होगा कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। तो डेप्रिसिएशन क्या है कि जब हमको अस्थाई संपत्तियों के मूल्य में जो कमी आती है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, डेप्रिसिएशन नाम से जानते हैं। बच्चों आपको यहाँ हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। देखिए बच्चों, क्या होता है डेप्रिसिएशन, जब अस्थाई संपत्तियों के मूल्य में कमी आती है तो उसको हम लोग डेप्रिसिएशन नाम से जानते हैं। अगर क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन का राशि दिया हुआ है तो हम लोग इसको यानी इसको हम लोग एसेट्स में से घटाकर दिखाते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखिए उसके बाद क्या है, जितने भी हमारे सब्सक्रिप्शन हो गए, एंट्रेंस फी है हो गए, मेंबरशिप हो गए, नामांकन शुल्क आदि के लिए कोई भी सूचना हो तो उसको सूचना के अनुसार उसके दायित्व भाग में दिखाया जाना चाहिए। यानी जो सब्सक्रिप्शन का राशि है, एंट्रेंस फी है, आजीवन सदस्यता शुल्क है जिसको हम मेंबरशिप फी भी कहते हैं, इसको बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में हम लोग दिखाते हैं। वहीं पे अन्य संपत्तियाँ, अब देखो बच्चों यहाँ पे जो हमारे पास अन्य संपत्तियाँ के संदर्भ में कुछ बातें दी हुई हो तो उन पर भी ध्यान देना चाहिए। जैसे कोई संपत्ति बेच दी गई हो तो बेची गई संपत्ति का पुस्तक मूल्य यानी जो बेची गई संपत्ति है उसका बुक वैल्यू जो होता है उसको संबंधित जो उससे संबंधित जो संपत्ति है, जो एसेट्स है, उसमें से इसको घटा देना चाहिए। इस राशि को क्या करना चाहिए,